आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लानिंग के ऊपर। अब प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी के और स्टेट पीएससी के सिलेबस में देखेंगे इकोनॉमिक्स के हिस्से में, तो प्लानिंग का टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्लानिंग के बिना काम नहीं चलता। और भारत ही क्यों, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, प्लानिंग का कोई ना कोई रूप हर देश में अपनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, भारत के संदर्भ में विकास का नियोजन, यानी कि डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर विकास का मतलब क्या है? तो विकास देखिए कई अर्थ में अलग अलग संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक तरफ जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जीडीपी डेवलप होना चाहिए, जीएनपी बढ़ना चाहिए और पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है अलग अलग सेक्टर्स में बेहतर होना चाहिए। जहां एक तरफ इनके ऊपर चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, क्या हमारे देश में लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है, सोशल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, जो हमारे देश में जो सोशल एविल्स हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनमें कमी आ रही है। तो एक तरफ जहां सामाजिक स्थिति में सुधार की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति में सुधार की बात करते हैं। यानी भारत में जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो हम एक तरफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी देखेंगे और दूसरी तरफ सोशल प्लानिंग पर भी हमारी चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ऊपर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भारत में हम डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करेंगे, लेकिन प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग में ही बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया जाता है, यहां तक कि सोशल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे काम इकोनॉमिक प्लानिंग के हिस्से में आ जाते हैं। तो ज्यादातर जगहों पर इकोनॉमिक प्लानिंग को ही आपको डिफाइन करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग जब आप करने जाएंगे तो ये एक बात दिमाग में आती है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखिए, ये जो अवधारणा है प्लानिंग का, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं उन देशों की ये देन है। और भारत में ये कॉन्सेप्ट आया है यूएसएसआर, जब यूएसएसआर तो अब विखंडित हो गया है, अलग अलग देशों में बंट गया। तो यूएसएसआर में जो कंट्री यूएसएसआर था, वहां पर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। 1920 में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया और उसके बाद 1928 से 1928 से प्लानिंग की उन्होंने शुरुआत की उनके देश में। जो यूएसएसआर एज ए कंट्री, उन्होंने इसे विकसित किया। तो सबसे पहले प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये यूएसएसआर में 1920 में इसकी शुरुआत हुई और 1928 से 1932 जो था उनका पहला प्लान था, है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि वैश्विक तौर पर ये सोवियत रूस की, यानी कि यूएसएसआर की देन है। 1920 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया, है ना, यानी कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति के बाद जो वहां पर जो राजनीतिक दल सत्ता में आई, जिसमें लेनिन थे, स्टालिन थे, तो उन लोगों ने रसिया के मतलब यूएसएसआर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्लानिंग को अपनाया और उन्होंने शुरुआत की कि हम देश के अंदर प्लान बनाएंगे और उस प्लान से जो है हम हमारे सोवियत जो रिपब्लिक है उसको विकसित करेंगे। तो काफी तरक्की भी हुई और इसका प्रभाव जो है ये बहुत सारे जो विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन पर भी पड़ा। और भारत जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि स्वयं भी
यूएसएसआर से प्रभावित थे और भारतीय जो व्यवस्था थी उसमें समाजवाद की बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने उस समाजवाद की अवधारणा को मजबूत करने के लिए इस प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को यूएसएसआर से अपना लिया। और भारतीय संविधान में भी इसका जिक्र है। जो हमारी प्लानिंग की जो अवधारणा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जब आप संवर्ती सूची में जाएंगे 7th शेड्यूल में, तो कंकरेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल इन कंकरेंट लिस्ट में जो 20वें नंबर पे जो डाटा है वो इसी के बारे में है कि भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया के ऊपर। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्लानिंग है। इसके अलावा जो हमारी सोशलिस्ट जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है भारत की, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, असमानता में कमी होनी चाहिए, ये जो सोच है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी जो प्लानिंग की अवधारणा है उसे अपनाया जाना जरूरी था। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल नीड थी प्लानिंग हमारी। और सोवियत रूस के विकास ने, यानी यूएसएसआर के विकास ने वैश्विक स्तर पर यह स्थापित कर दिया था कि प्लानिंग एक अच्छा तरीका है। इकोनॉमिक प्लानिंग या डेवलपमेंट प्लानिंग किसी भी देश के विकास का एक अच्छा तरीका है और इसे अपनाया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्लानिंग है अगर हम इसे डिफाइन करें, जैसे कि हमने बताया भी है ऊपर कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको डेफिनेशन और फीचर्स और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर खासकर फोकस करेंगे कि इस टॉपिक में आप डेफिनेशन को जान जाएंगे, इसके अलावा फीचर्स यानी विशेषताओं को जान जाएंगे और प्लानिंग का उद्देश्य क्या है इसे भी आप समझ जाएंगे। इसके अलावा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको प्लानिंग के जो टाइप्स हैं, अलग अलग तरह की प्लानिंग, उसके बारे में भी बताएंगे। फिर जब प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, धीरे धीरे जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो प्लानिंग कमीशन कैसे आगे बढ़ा, 12 5-ईयर प्लान तक हम पहुंचे और उसके बाद अल्टीमेटली 2015 में जो है वो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बदला और आजकल जो है वो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में नीति आयोग का गठन हो चुका है। तो उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से छलांग लगा के हम नीति आयोग तक नहीं जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, प्लानिंग को, उसके बाद उससे टाइप्स को देखिए, फिर भारत में कैसे डेवलपमेंट हुए उसको भी हम बताएंगे और उसके बाद आपको नीति आयोग में ले जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये प्लानिंग किस तरह से आगे बढ़ी और कैसे भारत में इस प्लानिंग के माध्यम से विकास को लाया गया। तो अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट प्लानिंग जो है हमको अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफाइन प्लानिंग, तो कैसे डिफाइन करेंगे? आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है। आर्थिक आयोजन से मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज दैट प्रोसेस जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, पूर्व निर्धारित उद्देश्य यानी पहले से ही जो हमने उद्देश्य को निर्धारित कर लिए हैं, व्हाट द पर्पस वी हैव डिसाइडेड, जो उद्देश्य हमने पहले से ही निर्धारित कर लिए हैं और हमारे पास सीमित प्राकृतिक साधन है, एंड वी हैव द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। इन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम कुशलतम उपयोग करते हैं, वी यूज द बेस्ट यूज ऑफ आवर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स टू फुलफिल आवर पर्पस व्हिच इज प्री डिसाइडेड, इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या हो गया? आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो निर्धारित उद्देश्य हैं, निश्चित उद्देश्य हैं जो कि हमने पहले से तय कर रखे हैं। यानी कि योजना, प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? पहले से तय कर लेना। पहले से जो हमने तय कर रखे हैं, उस पहले से तय कर रखे गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाना ही आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर डेवलपमेंट प्लानिंग है।
अगर उसमें इकोनॉमिक भी और सोशल दोनों कॉन्सेप्ट अगर जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा डेवलपमेंट प्लानिंग है। अब इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। अभी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इन वाइडेस्ट सेंस, अगर आप विस्तृत दृष्टिकोण से देखें, इन वाइडेस्ट सेंस इकोनॉमिक प्लानिंग ईपी, इकोनॉमिक प्लानिंग इज डेलिबरेट डायरेक्शन बाय पर्संस इन चार्ज ऑफ लार्ज रिसोर्सेज। यहां पर एक शब्द आया है जिसको हमने अंडरलाइन भी किया है, डेलिबरेट डायरेक्शन, जानबूझकर एक निश्चित दिशा देना है यहां पर। अब इन शब्दों को अगर आपने गहराई से समझ लिया तो आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं। डेलिबरेट डायरेक्शन, जानबूझकर एक निश्चित दिशा देना है, बाय पर्संस इन चार्ज ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, जिनके पास, जिन एक देश है, अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, नेचुरल रिसोर्स भी है, सोशल रिसोर्स भी है, हमारे पास करेंसी भी है, फॉरेन करेंसी भी है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो लार्ज रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टुवर्ड्स ए चूजन एंड, किस दिशा में ले जाएंगे? एक निश्चित दिशा में ले जाना है। निश्चित दिशा पहले से तय होनी चाहिए। अगर दिशा पहले से तय नहीं है तो आप उसे निश्चित दिशा में कैसे ले जाएंगे? तो इसीलिए प्लानिंग जो है निश्चित दिशा में ले जाने के लिए, यानी कि निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द सर्टेन पर्पस, निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो हमारे पास बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, नेचर, ये जो रिसोर्सेज हैं, इन सबको हम जानबूझकर एक निश्चित दिशा देते हैं। वी गिव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और उस उद्देश्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है जिससे हम उस चूजन एंड तक पहुंचते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डेलिबरेट डायरेक्शन के द्वारा, तो वो डेलिबरेट डायरेक्शन क्या है? वो प्लानिंग है। वो जो हमने जानबूझकर जो दिशा दी, वो जानबूझकर दिशा कहां से आई? वो प्लानिंग से आई, योजना से आया। तो इस तरह से नियोजन को आप परिभाषित कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन प्लानिंग। और हमारे पास अगर डिफाइन करना है तो दो तीन बातों को ध्यान रखिए। एक तो पहली चीज ये कि पर्पस निश्चित होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। अब रिसोर्स बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है तो बहुत खुशी की बात है ना? लेकिन जनरली होता यह है कि भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, माने लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है। तो पहली चीज ये निश्चित उद्देश्य। दूसरी बात ये कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स इत्यादि। और तीसरी चीज ये कि डेलिबरेट डायरेक्शन, यानी जानबूझकर निश्चित दिशा तय करना और निश्चित दिशा में उन संसाधनों और उन मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाना। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये प्लानिंग कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। तो बहुत छोटे छोटे घरों में भी हमें नियोजन करना पड़ता है। अगर हमारे पास 1000 रुपए हैं और उस 1000 रुपए में हमें 2 दिन 3 दिन का खर्चा चलाना है, तो हम प्लानिंग करते हैं, खाने में इतना खर्च करेंगे, दवाइयों में इतना खर्च करेंगे, दूसरे काम में इतना खर्च करेंगे। तो एक निश्चित रूप से छोटे छोटे लेवल पे घर परिवार में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो इतने बड़े देश के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या क्या उद्देश्य हमें पूरा करना है, कि कौन से उद्देश्य को पहले पूरा करना है, किसको बाद में पूरा करना है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्था की जाती है वही प्लानिंग है। तो हमने इससे पहले जो देखिए आपको टॉपिक कराया हमने अलग अलग क्लासेस में, जिसमें हमने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया, उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वहां से भी मदद मिलेगी। वहां पर हमने जिक्र किया था कि कभी भी जो आंकड़े होते हैं, जो डाटाज होते हैं, जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये जो आंकड़े होते हैं ये प्लानिंग को बनाने में, यानी योजना को बनाने में बहुत मददगार होते हैं। फिर एक चीज हमने ये भी बताया था आपको कि जब ग्रॉस वैल्यू एडिशन का कैलकुलेशन होता है, जीवीए का कैलकुलेशन होता है, तो अलग अलग सेक्टर्स में
अलग अलग सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग के दौरान मदद करने वाले हैं, उन फैक्टर्स की जानकारी होना जरूरी है। तो बिना डाटा के, बिना सेक्टर्स को जाने, बिना अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जाने, बेहतर प्लान नहीं बनाया जा सकता, प्लानिंग नहीं की जा सकती। तो इसीलिए एक अच्छा नियोजन वो होता है जिसमें हमें देश के अंदर जितने भी प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके आंकड़े प्रामाणिक रूप से मौजूद हैं। हमारे देश के जो जो सेक्टर्स हैं, जो जो क्षेत्र हैं, वो प्रामाणिक रूप से मौजूद है। इसके अलावा, इन सेक्टर्स के अलावा हमने जो पहले उपलब्धियां हासिल की हैं, अचीवमेंट किया है, वो हमें पता है, और जो हमें उपलब्धि हासिल करना है वो भी हमें पता है। तो इन दोनों के बीच हम एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए ये देखिए, जो नेशनल सैंपल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो CSO एक संस्था हुआ करती थी, आप जानते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक NSSO हुआ करता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इन दोनों संस्थाओं को मिला करके NSO बना दिया गया है 2019 में। अब ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था जितने भी आंकड़े होते हैं हमारे देश में, अलग अलग तरह के आंकड़े, वो ये जो प्लानिंग करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, अब आजकल तो नीति आयोग हो गया है, वहां तक हम लोग आगे पहुंचेंगे, तो वो क्या करती है, वो सब प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के आंकड़े, GDP से रिलेटेड आंकड़े, GNP से रिलेटेड आंकड़े, और पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे रिलेटेड आंकड़े, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आंकड़े। अब वो सब आंकड़ों को जानने के लिए सेक्टर्स को जानना जरूरी है। तो देखिए, बहुत सारे, जब ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने ये बात की थी कि सेक्टर्स में बटा रहता है। तो देखिए, कितने सारे सेक्टर्स हमारे देश में हैं। एक तो देखिए, पहला एक एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर, जनरली ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। माइनिंग, ये भी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, ये सेकेंडरी सेक्टर में आपको काम आता है। कंस्ट्रक्शन, ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। इसके अलावा जो होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, जो सर्विसेज से रिलेटेड चीज है, वो हमारे टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है। तो ये भी एक सेक्टर है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, रियल एस्टेट सर्विसेज होते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, ये भी एक सेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ऐसे करके हमने सेक्टर्स बना रखे हैं। तो उन सेक्टर्स को समझते हुए नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, NSO जो है, ये NSO जो है बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा करता है। और फिर जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में होता है, पहले जो था वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब जो है वो नीति आयोग हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया। ये सब उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लानिंग के लिए हमें जरूरत होती है किन चीजों की? तथ्यों की, आंकड़ों की, उद्देश्यों की, और साथ ही साथ उन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने वाली एक ऐसी संस्था की जिनकी समझ इतनी विस्तृत हो कि पूरे देश के लिए वो प्लान बना सकें। अब वो प्लान के तरीके बदलते रहते हैं, वो हम टाइप्स में आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप इसके फीचर्स को देखिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है प्लानिंग की। तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे तो देखिए, पहली चीज ये कि मोबिलाइज डोमेस्टिक रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें क्या रहता है? ये मोबिलाइज डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जो हमारे घरेलू जो रिसोर्सेज होते हैं इनको मोबिलाइज करता है, यानी आगे बढ़ाता है। और मोबिलाइज करने के साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो रेज फॉरेन फाइनेंस, और अगर विदेशों से भी जरूरत पड़ती है तो फॉरेन यानी विदेशों से भी वो वित्तीय सहायता या वित्तीय मदद या कर्ज भी लेने की जरूरत पड़ती है तो वो लेते हैं। इसके लिए सब हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो टीम होती है वो सब ये सब करते हैं। पहली चीज तो ये कि भाई हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज का उपयोग करना है। दूसरी चीज ये कि फॉरेन जो फाइनेंस अगर जरूरत है तो वो भी हमको लेना है। लेकिन ये सब हमें चाहिए क्यों?
क्योंकि हम चाहते हैं कि इंड्यूस द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, हम उत्पादक जो गतिविधियां हैं उसे बढ़ाना चाहते हैं। वी वांट टू इंड्यूस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हम पब्लिक सेक्टर में भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। लेकिन केवल पब्लिक सेक्टर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी इंडस्ट्री ऑल्सो। तो अगर जरूरत पड़ती है, देखिए पब्लिक सेक्टर तो कैरेक्टरिस्टिक है ही प्लानिंग की। पब्लिक सेक्टर जो होता है ये ऑलरेडी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, लेकिन साथ में हमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेना है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी रखना है, पब्लिक सेक्टर को भी रखना है, और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए कि हम देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। एक और चीज कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो देखिए गवर्नमेंट सर्टेन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को भी अडॉप्ट करती है। सर्टेन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यानी मौद्रिक और जो फिस्कल जो राजकीय नीतियां होती, राजकोषीय नीतियां होती हैं, उसको भी सरकार जो है अडॉप्ट करती है टू स्टिमुलेट प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एंश्योर। किस लिए ये करना चाहती है? गवर्नमेंट अडॉप्ट सर्टेन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज टू स्टिमुलेट प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एंश्योर, और ये चाहती कि देयर इज ए हार्मोनी बिटवीन गवर्नमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि पहले जब हम प्लानिंग की बात करते थे तो शुरुआती दौर में 1951 1956 तक उस समय सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती थी। जो भी प्लान करना होता है, प्लान के साथ साथ उसे पूरा करना है, उन उद्देश्यों को, सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी। पब्लिक सेक्टर ही सारा काम करते थे, गवर्नमेंट सेक्टर ही के द्वारा ही सारा काम किया जाता था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, विदेशों से जरूरत पड़ने पर कर्ज लेती है। इसके अलावा सरकार जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहित करती है। खासकर 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये बड़ा चेंज आया। 1991 के बाद सरकार जो है निजी उद्योगों, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी मोटिवेट करती है, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का भी उपयोग करती है। और उसका मकसद ये है देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन द गवर्नमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब केवल क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, इतना सारा उद्देश्य हमें पूरा करना है कि केवल पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसमें हमें मदद चाहिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज की, प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेना है, पब्लिक सेक्टर को भी जिम्मेदारी देना है, दोनों के बीच एक हार्मोनी, एक निरंतरता बनाना है, और इस तरह से जो गवर्नमेंट की जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसे भी पूरा करना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है। तो ये एक फीचर, ये एक विशेषता प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहली चीज ये है कि प्लानिंग है क्या, क्यों जरूरत पड़ी हमें प्लानिंग की। दूसरी बात ये कि जब हम प्लानिंग करने जाते हैं तो हमें एक निश्चित उद्देश्य की जरूरत पड़ती है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारें क्या करती है, जो मोबिलाइज द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करती है, और क्या करती है, जरूरत पड़ने पर विदेशों से फंड भी अगर लेना पड़े तो वो भी करती है। इसके अलावा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में भी समय समय पर बदलाव लाती है, और उन बदलावों में को इस तरह से लाती है कि केवल पब्लिक सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें शामिल किया जाए, और उनकी मदद से जो सरकार की जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। और इस बीच में हमने ये भी जिक्र किया कि इन सब चीजों को करने के लिए सरकार को, या यूं कहें जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने वाली जो संस्थाएं हैं या प्लान बनाने वाली संस्थाएं हैं, उनको क्या चाहिए होता है, आंकड़े चाहिए होता है। तो ये जो एनएसओ होते हैं, और क्या चाहिए होता है, तो जो सरकार की जो नीतियां होती हैं उन नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन के आधार पर काम करना है तो ये देखिए सेक्टर्स की जानकारी भी होनी चाहिए, तो सेक्टर भी
जो उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों के आधार पर उनको एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है, सरकार की नीतियों का डायरेक्शन मिलता है, सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी और जो उनकी भविष्य की जो उनके उद्देश्य हैं, सोशल पर्पस एंड इकोनॉमिक पर्पस, इन दोनों को ध्यान में रख करके ये जो हमारी प्लानिंग करने वाली बॉडी होती है वो काम करती है। अब यहाँ पर और फीचर्स में कुछ और चीजें देखिए। फीचर्स में आप देखेंगे कि सबसे चीज जरूरत पड़ती जब आप प्लानिंग करने जाएंगे तो सर्वे, जिसका मैंने जिक्र किया है अभी कि एनएसओ जो है ये सीएसओ और एनएसएसओ का एक नया रूप आ गया है, एनएसओ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, ये सर्वे करता है, सर्वे करके आंकड़े देता है। प्लानिंग बॉडी जो भी हो, चाहे वो पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति आयोग हो गया, है ना। वैसे दोनों के ढांचे, कार्यप्रणाली और सोच में अंतर है, उसके ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो फीचर है हमारी ये प्लानिंग का, उसमें एक बड़ा सबसे पहला फीचर हमने ये जिक्र किया है कि सर्वे और डायग्नोसिस। यानी डायग्नोसिस मतलब क्या है कि देश में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, है ना। डायग्नोसिस की जरूरत कहां पड़ती है, उपचार की जरूरत कहां पड़ती है, पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पता रहे कि बीमारी क्या है, इसलिए पैथोलॉजी की जरूरत है, इसलिए डायग्नोज करने की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो हमारी प्लानिंग जो हम करते हैं उस प्लानिंग में जरूरत पड़ती है सर्वे करने की और जो समस्याएं हैं उन्हें डायग्नोज करने की, पता लगाने की कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, इसके अलावा देखिए पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है कि आखिर पॉलिसी तो देखिए बेसिकली नीतियां तो सरकार बनाती है, लेकिन उन नीतियों का ढांचा कच्चे तौर पर तो मंत्रालय ही बनाती है, वित्त मंत्रालय बनाती है या मान लीजिए गृह मंत्रालय बनाती है। भले ही उसको संसद में उसे पारित किया जाता है क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन का काम पार्लियामेंट का होता है, लेकिन वो फॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए जो आधार होता है, जो ढांचा होता है, वो तो हमारी मिनिस्ट्री तय करती है। और ये जो पॉलिसीज होती हैं तो इन पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव हमको देश को किस दिशा में ले जाना है ये काम होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। और अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की हुई है तो वो डिफाइन करना होता है पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव के रूप में। और क्या चीज करना होता है, तो वो जो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी अचीव्ड इन फ्यूचर। वो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसे भविष्य में हासिल करना है, तो वो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान होता है सरकार का। फिर एक और चीज कि अगर भारत सरकार का कोई मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि रोजगार की स्थिति कैसी है रहेगी, बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, उसको हम बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, इन्फ्लेशन की स्थिति कैसी है, इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे, आगे जो मार्केट की पोजीशन है, बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, हमें क्या क्या प्लानिंग करना है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन मतलब कि हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाना है, वो सकारात्मक बदलाव, चाहे रोजगार की दिशा में, चाहे वो इन्फ्लेशन की दिशा में, मुद्रास्फीति को कम करने की दिशा में, ये जो चीजें हैं ये प्रोजेक्शन आपको प्लानिंग से ही मिलता है। और क्या चीज मिलती है, गाइड्स फॉर द पाथ ऑफ द ग्रोथ, यानी कि विकास कैसे करेंगे। तो विकास का जो रास्ता होता है वो रास्ता बनाने के लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत होती है। एंड क्रिएट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारे देश के जो बहुत से उद्योग हैं, संस्थाएं हैं, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादक जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो प्लानिंग हमें क्यों जरूरी है, हमें प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें देश की समस्याओं का पता हो, हम चाहते हैं कि हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर सकें, हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जो समय है, आने वाले 5 साल 10 साल में हमारे देश में रोजगार की स्थिति, इन्फ्लेशन की स्थिति, हमारे देश की मॉनेटरी कंडीशन किस तरह की हो, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। और साथ ही साथ हम ये रास्ता तय कर सके, हमें पता हो कि हमें किन रास्तों से वहां तक पहुंचना
योजना है, जो हमने उद्देश्य तय किए हैं, इन सब के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और शुरू में भी मैंने बताया कि प्लानिंग का मकसद ही यही होता है कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम मोबिलाइज करते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज कम हैं तो जरूरत पड़ने पर हम विदेशों से भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम करते हैं। और केवल पब्लिक सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेने की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से भी हम प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए, और खासकर जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये अभी भी भले ही ये बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था है, मार्केट ओरिएंटेड, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन है ना, तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के प्रभाव के कारण भारत में जो है एक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था हो गई, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी क्या पब्लिक सेक्टर पूरे खत्म हो गए? क्या भारत की इकोनॉमी पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पर ही डिपेंड हो गई? ऐसा तो नहीं है। हर एक सेक्टर में, आप ज्यादातर सेक्टर्स में देखेंगे कि जहां प्राइवेट सेक्टर है वहीं पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इज स्टिल ए मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी वाले कंट्री वाले देशों में आप ना तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एकदम इग्नोर कर सकते हैं, ना ही पब्लिक सेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सरकार के उद्देश्यों को या नीतियों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें, यही मकसद है। और इसी उद्देश्य से जो हमारी जो प्लानिंग है, अभी जो खासकर जो नीति आयोग जो जिस तरह से योजनाएं बना रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये इन चीजों का समावेश किया गया है कि एक तरफ जहां पब्लिक सेक्टर की मदद ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया जा रहा है, उनको भी मदद दी जा रही है कि हमारा उद्देश्य ये है और इसे पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए। हाँ, पब्लिक सेक्टर चूंकि सरकार का हिस्सा है, सरकार का पूंजी है, इसीलिए उस पर सरकार का दबाव भी ज्यादा होता है। और प्राइवेट सेक्टर चूंकि सरकार के पूरे नियंत्रण में नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें फ्रीडम होती है कि वो उन नीतियों को किस सीमा तक मानेंगे और सरकार की बातों को किस सीमा तक पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइवेट इंडस्ट्री पूरी तरह से उन नीतियों को या वो जो प्लान है उसकी अवहेलना करे, क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल तो वो कंपनी एक्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दिया गया है। हर एक कंपनी जो लाभ कमाती है उसको अपनी लाभ का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो ये सब जो बातें आई हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि प्लानिंग, और प्लानिंग में पब्लिक सेक्टर और साथ में प्राइवेट सेक्टर की भी हमें मदद लेनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग या मिक्स्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, द मार्केट एंड द मार्केट मतलब हुआ बाजार, मार्केट मतलब बाजार, बाजार मतलब क्या कह लेंगे, बाजार मतलब कहेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री, मार्केट मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री, बाजार मतलब हुआ जहां कीमतें बाजार की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। सब इकोनॉमिक टर्म्स है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो जो मार्केट मतलब हो गया प्राइवेट इंडस्ट्री, जहां पर चीजों की कीमतें सरकार तय नहीं करती, बाजार की डिमांड और सप्लाई से तय होती है। तो एक तरफ जहां मार्केट, वहीं दूसरी तरफ हम किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जो पब्लिक सेक्टर है, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री करके, दोनों को एक दूसरे का पूरक बना करके हमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। तो लक्ष्य क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य यही होगा, हम चाहेंगे कि हमारा जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, ये बढ़े, है ना, यही लक्ष्य होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या होता है? पहला लक्ष्य तो यही होगा कि भाई हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो बढ़ना चाहिए, है ना। एक बात हो गई, नेशनल इनकम शुड बी इंक्रीज, है ना। फिर और क्या लक्ष्य रखेंगे, भाई हमारे देश में सबको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, तो ये भी एक लक्ष्य हो गया। तो प्लानिंग अगर करना होगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि भाई अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार इतना मिले कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, किसी व्यक्ति को बेरोजगार न रहना पड़े, तो फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। और क्या चाहते हैं हम लोग, तो जो समाज में इनइक्वालिटी है, भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, असमानता, इनइक्वालिटी, है ना। कहीं आर्थिक असमानता है, कहीं सामाजिक असमानता है, तो अलग अलग किस्म की इनइक्वालिटी, कहीं जाति के
आधार पर आप देखेंगे इनइक्वालिटी है, तो कहीं इकोनॉमिक आधार पर इनइक्वालिटी है। जीवन स्तर में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग जो है बड़े महलों में रह रहे हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, रहने के लिए जो है उनके पास एक जो समुचित आवास होना चाहिए वो तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? प्लानिंग से। एकदम से तो नहीं हो पाएगा, तो हमें उस तरह की योजना बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, वी वांट टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, वी वांट टू एनहेंस आवर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, पढ़ा है आपने। तो नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में जो ऑलरेडी समाजवादी विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है ना, क्या कॉन्सेप्ट है? सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समाज जहां पर कि समाज जो है उसमें निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ दे करके उनको ऊपर उठाने की, यानी कि समान बनाने की कोशिश जारी है। और इस तरह की जब सामाजिक व्यवस्था को हम अपनाते हैं तो वो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा हो जाती है, जहां पर अगर असमानता है तो हम जबरदस्ती नहीं करते, हम किसी से छीनते नहीं हैं, लेकिन जो समाज में पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी समाजवादी व्यवस्था वाले देश में हम क्या चाहते हैं कि वो इस तरह से एस्टैब्लिश हो कि जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अधिक से अधिक उद्योग हो, साथ में पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ये सब होगा, लेकिन साथ में पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। वी शुड हैव आल्सो कीप इन माइंड फॉर ए गुड एनवायरनमेंट। तो अच्छा पर्यावरण बना रहे, ये भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ गुड एनवायरनमेंट, अच्छे पर्यावरण के साथ, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर इकोनॉमी कैसी हमारी हो? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, है ना, डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। एंड द रिमूवल ऑफ द बॉटलनेक्स मतलब बाधाएं, रिमूवल ऑफ द बॉटलनेक्स इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बॉटलनेक्स क्या है? बहुत सारी बाधाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बहुत सारे जो विदेशी उद्योग हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो उद्योग ही नहीं लगाते हैं, विकास ही नहीं करते, तो बॉटलनेक्स को दूर करना। अशिक्षा, है ना, इलिटरेसी इज ऑल्सो ए बॉटलनेक, तो शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्किल्ड लेबर का अभाव है, स्किल है ही नहीं हमारे देश में। बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, अगर वहां पढ़ाई होती है तो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, तो स्किल लेबर का डेवलप करना है। तो ऐसे जो बॉटलनेक्स हैं, सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिकता ये भी अपने आप में कम्युनिज्म इट्स ऑल्सो ए बॉटलनेक। दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, क्राइम है, भ्रष्टाचार है, करप्शन को दूर करना ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो करप्शन को दूर करके, पॉवर्टी को दूर करके, जो कास्टिज्म है उसको दूर करके, कम्युनिज्म को दूर करके, ये सब चीजों को दूर करते हुए नेशनल इनकम को बढ़ाना, फुल एम्प्लॉयमेंट के लक्ष्य को हासिल करना, है ना, और हमारी समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, लेकिन पर्यावरण को भी बचा करके रखना, ये सब हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारी जो डेवलपमेंट प्लानिंग होती है, हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, उन सब का ये हिस्सा होता है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे अर्थव्यवस्था के विकास का। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया है आपको बताने का कि आप जान सकें कि प्लानिंग है क्या, है ना, व्हाट इज प्लानिंग। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि प्लानिंग जो है एक प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक साधनों का कुशलतम उपयोग करता है। इसे विस्तृत दृष्टिकोण से, जैसे खासकर का जो मॉडर्न जो अप्रोच है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एक निश्चित दिशा देना, और निश्चित दिशा देने के साथ ही साथ अगर पहली चीज तो ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करो। अगर
अगर उसमें कमी रह जाती है तो फॉरेन फाइनेंस या विदेशों से भी अगर हमें आर्थिक मदद मिलती है तो उसकी भी व्यवस्था करो। और साथ में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर अगर हमें उसमें मदद कर सकते हैं तो उनकी भी मदद लो। और इस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से प्राइवेट यानी कि मार्केट और पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके जो हमारे जो सोशल प्लानिंग है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उनके उद्देश्य को पूरा करना। और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, तथ्य और आंकड़ों की जरूरत होती है। इसके लिए हमारे पास संस्थाएं हैं, हमें सेक्टर्स जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हिस्सा है वो भी हमारी मदद करते हैं इन सब चीजों को करने के लिए। इसके अलावा आपने प्लानिंग के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको भी आपने देख लिया कि अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें चाहिए बहुत सारे आंकड़े, हमें चाहिए जो है पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक रास्ता, और हमें चाहिए जानकारी कि हम जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, और हम लक्ष्य क्या हासिल करना चाहते हैं। तो वो भी आपने यहाँ पर देखा। हम नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, हम सोशलिस्ट सोसाइटी यानी कि समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वो सारी बाधाएं जो सामाजिक या आर्थिक हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए जो विकास का जो लक्ष्य है, हमारा टारगेट ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, उसे पूरा करना ही सामाजिक नियोजन है, उसे पूरा करना ही आर्थिक नियोजन है। और कुल मिलाकर के ये आर्थिक और सामाजिक नियोजन मिलकर के बन जाता है डेवलपमेंट प्लानिंग यानी विकास का नियोजन। धन्यवाद।